Yes, so hello and welcome to Anusaya IAS and myself Sunil Lakhawat, and I'm a UPSC CSC coach, and I'm here to nurture and develop the top tier crickets for India by empowering those who have set aside their dreams of serving the nation due to the prohibitive cost of education. Yes, sir. So we are doing it by providing free high quality content live classes, and for that too for UPSC CSE only, and by providing effective mentorships. तो ये सब किस लिए? So that you can reach where you deserve to be. ठीक? Yes. So that in continuation to that, our courses, we were doing comprehensive course on environment and ecology, and उसके अंदर आज हमारा 30th लेक्चर है. एंड वी होप कि इससे पहले के लेक्चर के जो आपके नोट्स हैं वो सारे वेल प्रिपेयर्ड होंगे, एंड वो सारे के सारे लेक्चर वेल रिवाइज भी होंगे. मैं आप सभी को बता दूं कि अप टू 28th लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग्स है वो हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर ही है. तो आप डायरेक्टली वहां पे जाकर के उन रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर सकते हो एंड अपने सारे नोट्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं. यस, सो वी वर स्टडीइंग अबाउट पॉल्यूशन, और हम पॉल्यूशन को पढ़ रहे थे और पॉल्यूशन को जो है वो कंटिन्यू करते हैं. तो हमने देखा था कि सर आपके पास एक होती है वांटेड चीज, वांटेड के अंदर जब मिल जाती है समथिंग कॉल्ड एज अनवांटेड चीज, तो फिर हमारे पास जो हो जाता है उसको हम बोलते हैं पॉल्यूशन. यस सर. एंड जो ये अनवांटेड चीज होती है इसको बोला जाता है पॉल्यूटेंट. यस सर. फिर पॉल्यूटेंट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, तो हमने यहाँ पर यस पॉल्यूटेंट के अंदर हमने क्या किया था, तो पॉल्यूटेंट के अंदर हमने देखा था क्लासिफिकेशन को. क्लासिफिकेशन के अंदर अभी सही वॉइस ब्रेकिंग, अभी सही वॉइस ब्रेकिंग यार, अभी तो स्टार्ट किया है लेक्चर को. अब आ रही है मेरी आवाज? एम आई क्लियर नाउ? यस. चलिए, तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमने सबसे पहले एक देखा था आपके पास जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी. उसके बाद हमने एक और क्लासिफिकेशन किया था जिसके अंदर हमने देखा था क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. और फिर हमने एक और क्लासिफिकेशन किया था जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि आपके पास ये डिग्रेडेबल होंगे या फिर नॉन डिग्रेडेबल जो है आपके पास यहाँ पे होता है. ये सारा कुछ करने के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के अंदर चले गए थे, एंड टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन को स्टार्ट कर लिया था. क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, हमने एयर पॉल्यूशन को जो है वो स्टार्ट कर लिया था. एयर पॉल्यूशन के अंदर हम लोग देख रहे थे पॉल्यूटेंट्स को, कि बेसिकली हमारे पास कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स जो है आपके पास यहाँ पे हैं, और इन पॉल्यूटेंट्स के अंदर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो कवर कर लिया था. सर यही नहीं सर, हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इसके साथ साथ ओजोन को भी कंप्लीट कर लिया था. हमने एक वर्ड भी पढ़ा था सर जिसको बोलते हैं पान. हाँ सर, विमल पान मसाला. अरे ये विमल पान मसाला नहीं है. इट इज इट इज यस, एवरीवन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. यस, जल्दी 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 लिखो. क्या था ये? इट इज यस, इट इज परॉक्सी. हाँ, क्या है? परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. इट इज इट इज परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. ये आपके पास परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है वो होता है. यस, क्लियर सभी. इसी के साथ साथ मैंने आपको एक और वर्ड भी बताया था, VOC. ये क्या होता है? VOC. व्हाट इज VOC? व्हाट इज VOC? यस, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड. यस, गुड वन. वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारे आपके पास यहाँ पे होते हैं. क्लियर? ये सारे के सारे आपके पास यहाँ पे होते हैं. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी. तो हमने देखा था कि सर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो कि कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है. ये किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, तो हमने देखा था कि सर ये इंटरनल कंबशन की वजह से आपके पास यहाँ पे होता है, जो कि इनकम्प्लीट होता है. और इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब क्या होता है कि सर वहां पे ऑक्सीजन की जो है वो आपके पास कैसी रही होगी, कमी जो है आपके पास यहाँ पे रहती है. हम लोगों ने देखा था कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर जलाया जाए तो ब्लू फ्लेम के अंदर जन्म करती है और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके पास यहाँ पे बन जाता है. तो विद दिस हम लोग आगे की तरफ पढ़ते चलेंगे, और आज बहुत सारा कुछ आपको पढ़ना है. यस सर. तो सीधा चलते हैं ब्लैंक पेज के ऊपर, और ब्लैंक पेज के ऊपर पढ़ना जो है वो स्टार्ट करते हैं. जैसा,
तो कार्बन मोनोऑक्साइड डन, कार्बन डाइऑक्साइड डन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन डन, उसके बाद ओजोन भी आपके पास डन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है जिसको हम बोलते हैं NOx। क्या बोलते हैं हम? NOx। क्लियर? जिसको बोलते हैं NOx। चलिए सर। यस, NOx। क्लियर? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो सर ना सबसे पहले इनके ना सोर्सेस कौन कौन से होते हैं कि ये ना नाइट्रोजन के ऑक्साइड ना सर आएंगे कहाँ से? तो ये भी अगेन ओजोन की तरह ही, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह ही आपके पास होते हैं। जैसे कि इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन, इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन। तो इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन से आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यस सर। अच्छा, तुम कभी घूमने गए हो क्या? हाँ सर, घूमने जाते हैं ना हम। एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ बाई रोड जाते हो? हाँ सर। तो बीच में ना सर खेत खलियान आते हैं। अरे खेत खलियान तो आते ही आते हैं। कभी उजड़े हुए खेत देखे हैं? हाँ सर, उजड़े हुए खेत भी देखे हैं। उजड़े हुए खेत के अंदर ना भट्टी होती है। अरे हाँ सर, कई बार हमने भट्टियां वट्टियां भी देखी है। यस। कई बार वहां पर कोयले का बर्निंग पावर प्लांट भी होता है। फिर क्या होता है? कोल बर्निंग पावर प्लांट। तो उस कोल बर्निंग पावर प्लांट के अंदर भी आपको यहाँ पर जो है वो क्या मिल जाएगा? NOx जो है वहां से आपके पास यहाँ पे एमिट जो है वो होता रहता है। अच्छा सर, ये सर। अच्छा, तुमने वो मूवी देख रही थी क्या सर? कौन सी मूवी सर? बागी। अरे सर, ना मतलब सर इस पिक्चर का सर। अरे सर, ना मतलब सर इस पिक्चर का। अरे इस पिक्चर में एक चीज बड़ी अच्छी है सर। क्या? छन छन छन। ओहो। हाँ सर। आओ। ये सर इनकी बेटी है ये तो। छम छम छम। ये सर ये बहुत अच्छी होती है। इनको ना बरसात से बड़ी प्यार होती है। तो किससे? बरसात से बड़ी प्यार होती है। अच्छा सर। हाँ सर, जब भी बरसात देखती है ना सर, ये ना नाचने निकल जाती है उसमें। हाँ। तुमने देखा है कभी? क्या सर? यस। तो जब इनको बरसात से बहुत प्यार होता था ना, हाँ सर, तो बरसात में ये बहुत ज्यादा डर भी जाती थी। सर डर भी जाती थी ये? हाँ, बहुत ज्यादा डर भी जाती थी सर। क्यों? क्योंकि बादल गरजते थे। सर वो सब तो ठीक है, पर आप ये यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हो? अरे सुनो तो सही। यस सर। तो बादल गरजते थे। बादल गरजने के साथ साथ बिजली कड़कती थी। यस सर। तो जब ये बिजली कड़कती थी ना, हाँ सर, तो इनको अपने पास सब कुछ लाल लाल दिखाई देने लग जाता था। सर कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, इनको सब कुछ लाल लाल दिखाई देने लग जाता था। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब बिजली कड़कती है, जब बिजली कड़कती है नेचुरली, जब आपके पास बिजली कड़कती है, तो वहां से भी आपके पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं। वहां से भी आपके पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं। क्लियर सभी को? वहां से भी आपके पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं। तो क्या बोलोगे? आपके पास प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट आता है कि लाइटनिंग प्रोड्यूसेस NOx नेचुरली। क्या बोलोगे? यस सर। UPSC कभी झूठ नहीं बोलता। क्लियर सभी को? यस सर। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। क्लियर सभी को? यस सर। तो तुमको पता है नाइट्रोजन होता है एक तो, हाँ सर, और एक ऑक्सीजन होता है, हाँ सर, और आपके पास होता है रूम टेम्परेचर। अरे हाँ सर। तो सर इसमें खास बात क्या है? खास बात ये है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना, हाँ सर, वो एम्बियंट टेम्परेचर के ऊपर आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। सर कैसी बातें कर रहे हो? हाँ सही बात कर रहा हूँ। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होता है वो एम्बियंट टेम्परेचर के ऊपर आपस में रिएक्शन करते ही नहीं है। सर अगर ये एम्बियंट टेम्परेचर के ऊपर आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे तो फिर ये NOx कैसे बनेगा सर? ये हमेशा बनता है हाई टेम्परेचर के ऊपर। क्लियर? ये कहाँ पे बनता है? ये आपके पास हमेशा बनता है हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो ध्यान दे देना इस पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट UPSC डायरेक्टली बोल देता है कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट एट एम्बियंट टेम्परेचर। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट एट एम्बियंट टेम्परेचर, बट at high temperature they produce their oxides. But at high temperature they produce their oxides. क्लियर सभी को? At high temperature they produce their oxides. ओके सर। फिर क्या होता है सर? फिर कुछ नहीं। ये बड़ा ही खराब चीज है। क्यों सर? क्योंकि जब NOx आपके पास प्रोड्यूस होता है तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल जाता है। तो क्या बात कर रहे हो? हाँ, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते ही उससे दोस्ती कर लेता है। सर देखते ही दोस्ती कर लेता है? हाँ मैंने कहा ना, देखते ही दोस्ती। सर अगर देखेगा नहीं तो? देखेगा नहीं तो दोस्ती नहीं करेगा।
तो मतलब दिखता कब है? जब सूरज लाइट होगी तभी तो दिखेगा। ओहो, हाँ सर, एच न्यू की प्रेजेंट में, एनर्जी की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, एनओएक्स एंड वीओसी आपके पास रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, विच इज सो कॉल्ड फोटोकेमिकल स्मोक। क्या बना देंगे? फोटोकेमिकल स्मोक। क्लियर सभी को यहाँ तक? NOx, it is very important. NOx and VOC in the presence of the sunlight. In the presence of the sunlight. In the presence of the sunlight. क्या करेंगे ये? फोटोकेमिकल स्मोक बना देते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो बना देते हैं। डन। फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो बना देते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस सर। अच्छा, तुमने एसिड रेन का नाम सुना है क्या, एसिड रेन का? यस। हाँ सर। तो एसिड रेन के अंदर NOx भी तो होता है। हाँ सर, ये तो होता ही होता है सर। कभी स्मोक का नाम सुना है सर, स्मोक का? हाँ सर, अभी अभी सुना है, फोटोकेमिकल स्मोक। तो उसमें भी तो ये होगा ही होगा। हाँ सर, उसमें भी होगा। ये PAN का नाम सुना है क्या? सर, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओहो सर, नाइट्रेट, यस नाइट्रेट। उसमें भी तो मिलेगा ये आपको। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? तो नाइट्रोजन को लेकर के ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए? यस। क्या क्या पॉइंट्स लिख रखने हैं याद आपको नाइट्रोजन को लेकर के? कि सर इंटरनल कंबशन इंजन के ऊपर मिलता है, कोल बर्निंग के ऊपर भी आपको यहाँ पे कोल बर्निंग पावर प्लांट में भी मिल जाता है, नेचुरली लाइटनिंग के थ्रू आपके पास प्रोड्यूस हो जाता है, एम्बियंट टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, बट हाई टेम्परेचर के ऊपर ये दोनों ही रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है। उसके बाद क्या देखा? उसके बाद सर हमने देखा कि NOx और VOC अगर मिल जाते हैं, वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में, तो फिर फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो आपके पास यहाँ पे बन जाता है। आर वी गुड टू गो विद दिस नाइट्रक्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स? यस, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स डन। यस, नुपुर खरे डन, गीश्री डन, आयुषी प्रिया डन, तरंग गिडवानी, मीनाक्षी, यस, प्रिंस डन सभी को? चलिए, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है विच इज सो कॉल्ड SOx। SO2 पढ़ लो, SO2। नेक्स्ट इज SO2। नेक्स्ट इज SO2। SO2। SO2 क्या बोलते हैं इसको? इट इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम ना बचपन में तुमने सुन लिया होगा, कब सर? एसिड रेन के टाइम में। जैसे ही तुमने एसिड रेन के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का नाम जो है आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। यस सर। ये देखा है क्या होता है? सर ये पहाड़ होता है। अरे पहाड़ नहीं होता है, ऊपर देखा ना, खाली जगह छोड़ी मैंने। सर खाली जगह छोड़ी मतलब? ओहो सर, ये तो शायद वॉल्केनो बन गया है। हाँ, वॉल्केनो बन गया है ये। तो वॉल्केनो के इरेप्शन से क्या निकलता है? सर सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। वॉल्केनो के इरप्शन से क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास यहाँ पे मिलता है। यस सर। अच्छा, तुमने मेरा फिजिकल ज्योग्राफी वाला कोर्स करा है कि नहीं करा है? सर हमने आपका फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स पूरा का पूरा कर लिया है। तो जब फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे प्लैनेट्स बताए थे। हाँ सर, आपने उस टाइम में बहुत सारे प्लैनेट्स बताए थे, हमको सारे के सारे प्लैनेट्स याद हैं। तो उस प्लैनेट के अंदर मैंने एक प्लैनेट का नाम बताया था जिसका नाम था वीनस। सर क्या बात कर रहे हो? यस। उन प्लैनेट्स के अंदर मैंने एक प्लैनेट का नाम बताया था जिसका नाम होता है वीनस। वीनस प्लैनेट के पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर अगर आप देखते हो, हाँ सर, वीनस प्लैनेट के पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर आप देखते हो, तो वहां पे अबंडेंटली पाया जाता है कौन सर? SO2। वहां पर अबंडेंटली पाया जाता है कौन सर? SO2। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस सर। अगर हम इनके सोर्सेज की बात करें, तो सबसे पहला सर वॉल्केनोज आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद क्या आएंगे? सर कोयले को जला दो, है ना, कोल बर्निंग, उससे सब कुछ आता ही आता है आपके पास। क्लियर? सर डीजल का इंजन, डीजल इंजन से भी आपके पास आता है। अच्छा, तुमने पेपर और स्मेल्टिंग देखा है कभी? पेपर एंड स्मेल्टिंग, इसको लेके UPSC ने क्वेश्चन पूछ लिया था। पेपर एंड स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स। यस। पेपर क्या लिखना? प्रोडक्शन ऑफ पेपर, प्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, एंड स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, यहाँ पर भी आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बन जाता है। अच्छा, तुमको एक वो मछली याद है क्या? हमने इकोलॉजी के कोर्स के अंदर ना एक मछली का एग्जाम्पल लिया था, एंड उस मछली जल की रानी को सही से तो बनाओ। ऐसा। तो मछली कैसे बनती है पता है तुमको? ऐसे करके
और फिर ऐसे, और फिर यहाँ पे ऐसे बना दो, और फिर यहाँ पे ऐसे। अरे कितनी शानदार मछली बनाई है मैंने, है ना। यस। आर्ट आर्ट में, है ना, ऐसे पेंटिंग बनाने में ना कोई नोबेल पुरस्कार होता हो तो मेरे को मिल जाना चाहिए वो। यस सर। सारे नोबेल पुरस्कार ना आप ही ले जाओ सर। तो ये मछली जल की रानी है। यस सर। जब हमने मछली जल की रानियों को पढ़ा था, तो हमने उस टाइम में एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसको पूरा बोला जाता है बायो अक्यूमुलेशन। याद आ रहा है सभी को? बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। यस, बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, ये दो चीजें हमने पढ़ी थी, क्लियर सभी को? यस सर। यहाँ से ना एक बार यूपीएससी ने स्टेटमेंट बनाया, क्या, कि SO2 जो है वो बायो अक्यूमुलेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। यस, क्या करता है? SO2 जो है वो बायो अक्यूमुलेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। यस सर। सर आंसर बिल्कुल सही होगा ना? ना बेटा ना, आंसर नो होगा, नहीं करता है। यस, आंसर क्या होगा? आंसर आपके पास ना होगा, नहीं करता है। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस सर। तो हमने पढ़ा NOx को, हमने उसके पास पढ़ा SO2 को। यस सर। तो इनमें से अगर A आपके पास NOx है और B अगर आपके पास SO2 है, तो इनमें से यस, अगर बिजली कड़क रही है, यस सर, तो कौन मिलेगा? अगर बिजली कड़क रही है तो कौन मिल जाएगा? यस, NOx जो है आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा, NOx जो है वो मिल जाएगा। कौन है जो आपके पास वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर करके आपके पास पान पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है वो बना देता है? यस, ए। कौन है इन दोनों में से ही जो कि ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर के ऊपर ही रिएक्ट करता है और एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट नहीं करता है? सर ए है वो भी। सब कुछ यही है क्या? हर किसी का आंसर यही है क्या? यस, तो बताओ वॉल्केनो से कौन निकलेगा? बताओ वॉल्केनो से कौन निकलेगा? अच्छा, ए नहीं निकलेगा? यस, गुड वन। बताओ एसिड रेन में कौन होता है? एसिड रेन में कौन होता है? हु इज देयर इन एसिड रेन? हु इज देयर इन एसिड रेन? बोथ आर देयर इन द एसिड रेन। बोथ आर देयर इन द एसिड रेन। बोथ आर देयर इन द एसिड रेन। ठीक है, बोथ आर देयर इन द एसिड रेन। गुड वन, गुड वन, गुड वन। नेक्स्ट इज VOC। सर ये तो बहुत बार बार पढ़ लिया, कोई बात नहीं, एक बार फिर से। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेक्स्ट इज वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये कैसे होते हैं, इनको लेकर के बाकी सारी चीजें तो हमने पढ़ ली है। यस सर, बट दो चीजें और पढ़ने की जरूरत है। क्या चीज? सबसे पहला पॉइंट, ये कार्बन बेस्ड केमिकल्स होते हैं। कैसे होते हैं? कार्बन बेस्ड केमिकल्स। ये आपके पास कार्बन बेस्ड केमिकल्स होते हैं, क्लियर। एंड खास बात इनके बारे में क्या थी? इवेपरेट इजीली एट द रेट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर इजीली एवोपरेट हो जाते हैं आपके। सर मैं कैसे जान दूं सर? आप ना मतलब कुछ भी बोलते हो, झूठ भी तो बोल सकते हो सर आप। बेटा मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ सर। पहले बताओ मेरे ऊपर शक कौन कर रहा है? कोई लड़का कर रही है कि कोई लड़की कर रहा है? सर लड़कियां ही आपकी क्लास में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक काम करो। क्या करें सर? पेंट करो। सर कहाँ पे? नेल्स पे। सर किसको? अरे नेल पेंट से करोगे ना? हाँ सर ठीक है, फिर क्या होता है? तो नेल पेंट को जब आप पेंट करते हो ना नेल्स के ऊपर, हाँ सर, तो नेल पेंट के अंदर आपके पास होता है फॉर्मेल्डिहाइड। और थोड़ी देर में जब नेल पेंट लगाते हो तो बड़ी खुशबू आती है, हाँ सर। पर वो खुशबू ना बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। अरे हाँ सर। क्यों? क्योंकि इट इवेपरेट्स एट रूम टेम्परेचर। ओहो सर, यस, इसके अंदर क्या होता है? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? जो पेंट्स देखे आपने, पेंट्स के अंदर भी आपके पास क्या होता है? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो भी छिड़काव वाली चीजें होती है ना आपके पास बहुत सारी, जिनमें से खुशबू खुशबू आपको आती रहती है, थोड़ी देर ये डीओ वीओ लगाते रहते हो ना, एक्स है, कोई और कोई पता नहीं कौन से सूत्र वूत्र है आपके पास। ठीक है, वो तो आता है ना कि थोड़ी देर में उड़ जाता है। वो थोड़ी देर में उड़ क्यों जाता है? क्योंकि उसके अंदर होता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। यस। पुटिंग ऑन वाउंड फील इरिटेशन, गुड वन। डोंट पुट इट देन ना, तो रखी क्यों रहा है भाई? अच्छी हो तो रखी क्यों रहे हो तुम? क्यों रख रहे हो?
फिर बोल रहे हो पुटिंग ऑन माउंट इट फील्स इरिटेशन। चलिए देखा यहाँ तक। नेक्स्ट इज बेंजीन। नेक्स्ट इज बेंजीन। बेंजीन कहाँ पे मिलता है आपको? पेट्रोल में। बेंजीन आपको मिल जाता है पेट्रोल में। क्लियर। अच्छा तुमने वो मूवी देखी है क्या कल? कौन सी वाली? क्रिश। क्रिश। यस। इधर चला मैं, उधर चला, जाने कहा मैं, किधर चला, अरे फिसल गया। सर उस वाली मूवी में नहीं था ये। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। तो किस में था सर? क्रिश 2 में था क्या? ना 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 सर। वो था क्रिश 3 में। अरे सर क्रिश 3 में क्या था? क्रिश 3 में ना आपके पास एक विलन था ना। तो कौन विलन था? कौन था विलन? क्रिश 3 में विलन का नाम क्या था? जस्ट विवेक ओबरॉय। विवेक ओबरॉय को क्रिश 3 के पप्पा से, क्रिश 3 के पप्पा से क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? बोन मैरो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोन मैरो। अरे बोन नहीं चाहिए होता है, बोन मैरो चाहिए होता है। यस सर, उसको बोन मैरो चाहिए होता है। यस सर, उसको बोन मैरो चाहिए होता है। ठीक है सर। तो सर यहाँ पे आप ये सब कुछ क्यों याद दिला रहे हो? क्योंकि जब आप लोग बेंजीन का सेवन ज्यादा कर लेते हो ना एयर के थ्रू, हाँ सर, तो फिर आपकी बॉडी में हो जाता है बोन मैरो फेलियर। यस। अगर आपने एयर इनहेलेशन में बेंजीन ज्यादा देख लिया तो फिर आप में इट कॉजेज बोन मैरो फेलियर। सर आप ना कहाँ कहाँ से याद दिलाते हो सही में। अब ना जिंदगी में कभी हम भूल ही नहीं पाएंगे, है ना। अब हम जिंदगी में सर कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो इससे आपके होता है बोन मैरो फेलियर। इससे आपके पास होता है बोन मैरो फेलियर। यस। इससे होता है आपको बोन मैरो फेलियर। क्लियर सभी को? यस सर। अच्छा तुमको पता है कि गर्मियों के फ्रूट्स के नाम पता है क्या? गर्मियों के फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं? समर फ्रूट्स। डू यू नो द नेम ऑफ समर फ्रूट्स? यस। क्या क्या नाम होते हैं बताओ जरा। जैसे एक बार समर फ्रूट्स कौन कौन है? मैंगो वाटरमेलन है ना, जैसे मैंगो है, वाटरमेलन है। ठीक है, और क्या होता है? चलो ठीक है, समर फ्रूट्स, मस्कमेलन, यस। इसी तरीके से विंटर फ्रूट्स भी तो होता है। विंटर फ्रूट्स। विच आर विंटर फ्रूट्स? यस। एप्पल, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, गुआवा। ओके, गुड वन। देखो उर्विजा ने एप्पल बोला, गुड वन। अच्छा गर्मी में कभी एप्पल नहीं मिलता क्या? यस। सर्दियों में कभी आम नहीं मिलता क्या? यस। मिल जाता है ना कई बार, कभी भी कुछ भी मिल जाता है। फिर अपन देखते हैं कि यार ये कहाँ से आया। तो वो माली बोलता है, नहीं माली क्या, सब्जी वाला बोलता है कि कल ही उगाया था और आज जो है मिल गया है। हमारे बगीचे में जो है वो बड़ा दूर से हम, वहाँ पे ठंडा ठंडा है, तो हम ना वहाँ पे जो है वो लेकर लगा करके लेकर के आते हैं हम। है ना, हाँ ये सर। बोलते हैं सर्दियों वाले फ्रूट के लिए घर पे ना फ्रिज में उगाते हैं पौधा। बड़ा सा फ्रिज बनाए रखे हैं हम। बोलते हैं ना सर। ए तुमको क्या पता है, बड़ा सा फ्रिजवा बना के रखे हैं हम हमारा खेत पे। कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं उनका। है ना, तो का क्या पता है कितना खर्चा लगता है, बहुत महंगा आता है ये। और ऐसे करके ना आपको ना महंगा चिपका देता है वो। है ना, महंगा चिपका देता है। जबकि वो कोई कोल्ड स्टोरेज स्टोरेज इतना भी कुछ नहीं करता। पता है वो क्या करता है? इथाइलिन छिड़क देता है। इथाइलिन, इथाइलिन, इथाइलिन। ये पूरी कहानी से एक वर्ड याद रखा करवाना था, क्या था? इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है, ये कहाँ पे काम आता है? इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इन दी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। क्लियर सर। तो ए आपके पास हो गया है NOx, बी आपके पास हो गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी आपके पास हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड, डी आपके पास हो गया है लेट्स से SO2, ई आपके पास जैसे हो गया है बेंजीन, और ABCDEF जो है आपके पास वो हो गया है लेट्स से इथाइलिन। इतने नाम पहले तो आपको याद हो गए कि नहीं हो गए? इतने नाम तो याद हो गए कि नहीं हो गए कि ये सारे के सारे यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स हैं?
यस, ये सारे के सारे यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स हैं। तो किससे होता है बोन मैरो फेलियर? बोन मैरो फेलियर किससे होता है? बोन मैरो फेलियर। यस, विच वन विल कॉज बोन मैरो फेलियर? विच वन विल कॉज बोन मैरो फेलियर? यस, ई जो है बेंजीन से जो है वो बोन मैरो फेलियर हो जाएगा। गुड वन, गुड वन, गुड वन। यस, एयर डेंसिटी के अकॉर्डिंगली हल्की गैस कौन सी है इनमें से? हल्की। ऑर्डर लेस है, टेस्ट लेस है, हल्की है। ऑर्डर लेस है, टेस्ट लेस है एंड हल्की है। ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, हल्की, कलरलेस भी है। यस, हल्की है। गुड वन। ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, बट थोड़ी सी भारी है। सेटल्स डाउन एट अर्थ। ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, बट भारी है। सेटल्स डाउन एट अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड। गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। कौन कौन सी गैसेस हैं इनमें से जो कि आपको मिल जाएगी एसिड रेन में? एसिड रेन में कौन कौन मिल जाएगा? एसिड रेन में कौन कौन मिल जाएगा? यस, एसिड रेन में कौन कौन मिल जाएगा? एसिड रेन। अरे ए एंड डी यार, ए और सी क्यों बोल रहे हो? वो देखो, वो कह रहा है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो मिलेगी सर, थोड़ा सा कार्बन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड भी तो मिलेगा, फिर थोड़ा सा तो उसमें पानी भी मिल जाएगा, H2O भी बोल दो। ऑक्सीजन भी हवा में है ही है, वो भी बोल दो। अरे मेन कंपोनेंट बोलो भाई, मेन कंपोनेंट क्या है? मेन कंपोनेंट क्या है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में कौन काम आता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में कौन काम आता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में कौन काम आता है? चलो, रैपिड फायर, रैपिड फायर, फटाफट से। ऐसी कौन सी गैस है जो कि ऑर्डरलेस है, कलरलेस है एंड उसके बाद जो है वो भारी भी है? यस, गुड वन। चलो, तो यहाँ तक याद हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक याद हो गया। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस ये भी नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि कैंसर कॉजिंग होता है ये आपके पास होता है कैंसर कॉजिंग। ये आपके पास होता है कैंसर कॉजिंग। तो देखो, अभी तक जितने भी मैंने पढ़ाए ना, ये सारे आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। सारे के सारे अगर आप देखते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रोजन, SO2 सब लिखा हुआ है। बेंजीन, इथाइलिन, एस्बेस्टॉस भी लिखा हुआ है। तो एस्बेस्टॉस जो आपके पास होता है, ये 6 नेचुरल अकरिंग सिलिकेट फाइब्रस मिनरल से बना हुआ होता है। ठीक है, इट इज सेट ऑफ, ये नाम याद रख लेना, कई बार पूछ लेता है। 6 नेचुरली अकरिंग सिलिकेट फाइब्रस मिनरल्स। नाम क्या क्या हो जाएगा आपके पास? क्रायोसोटाइल, फिर क्रोकिडोलाइट, क्या है, हाँ, अमोसाइट, एंथोफिलाइट, टर्मोलाइट, एंटीनोलाइट। तो सबके पीछे टाइल, लाइट, 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 साइट, देखो ना, वो सब एस्बेस्टॉस के हैं। ठीक है, ऐसे याद रह जाएंगे, ऐसे याद रह जाएंगे। इनसे क्या होता है? लंग कैंसर। लंग कैंसर। यस, दिस इज एस्बेस्टॉस। दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज रेडॉन। रेडॉन, इसके बारे में सबसे खास बात है, इट इज नेचुरली एमिटेड बाय द सॉइल। सॉइल से निकलती है। बंद घर होता है ना, बंद घर, बंद घर में आपने देखा होगा ना, एक अलग तरीके की सुगंध आपके पास, एक गंध आती रहती है बंद घर में से। क्या होता है, एक रूम होता है, पैक कर दो आप उस रूम को, है ना, ताला कर दो, तो जब आप इसको खोलोगे ना, तो एक अजीब तरीके से जो है वो आपके पास इसमें से ना आपको आएगी, बदबू सी आएगी। वो क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर रेडॉन बहुत सारा हो जाती है। यहाँ की जो सॉइल होती है वो यहाँ पे निकाय मिट करती रहती है वो रेडॉन। Due to modern house having poor ventilation, it is confined inside the house and causes lung cancer. Again, lung cancer. Again, lung cancer. Yes, again क्या है? लंग कैंसर जो है वो मिलता है यहाँ से। यस, नेक्स्ट इज फ्लाई ऐश। चलो, फ्लाई ऐश को भी लाइट से ही कर लेते हैं। नेक्स्ट इज फ्लाई ऐश। अमोनिया है, अमोनिया तो छोटी सी चीज है, कोई नहीं, पढ़ लेना। फ्लाई ऐश, नेक्स्ट इज फ्लाई ऐश।
अब देखो फ्लाई ऐश में आपके पास क्या चीज होती है, फ्लाई ऐश में आपके पास क्या चीज होती है, चलो ये याद नहीं होगा ऐसे तो वहीं से करते हैं। फ्लाई ऐश में आपके पास क्या होता है, तो तुमने कभी, यस, थर्मल पावर प्लांट के बारे में सुना है? थर्मल पावर प्लांट्स, उन थर्मल पावर प्लांट्स में से एज एन बाई प्रोडक्ट, एज एन बाई प्रोडक्ट किसका, ऑफ कोल बर्निंग, भाई थर्मल पावर प्लांट के अंदर हाई हीट जनरेट करने के लिए कोयले को जलाया जाता है, उस कोयले के बाय प्रोडक्ट के तौर के ऊपर आपके पास निकलती है फ्लाई ऐश। क्लियर, उसके बाय प्रोडक्ट के तौर के ऊपर आपके पास यहाँ पे निकलती है फ्लाई ऐश। क्लियर, सोर्स याद हो जाएगा कहाँ से आ रहा है आपके पास, ये थर्मल पावर प्लांट होता है सर, उसमें हीट एनर्जी जनरेट करने के लिए कोयले को जलाया जाता है, और उस कोयले का बाई प्रोडक्ट आपके पास होता है विच इज सो कॉल्ड फ्लाई ऐश। यस, उस कोयले का बाई प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लाई ऐश। क्लियर, अब देखो इसकी वजह से क्या क्या होता है, तो इसकी वजह से मेटल पॉल्यूशन होता है, ठीक है, किसके अंदर, वाटर बॉडीज तक के अंदर। तो वाटर बॉडीज के अंदर आपके पास यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन होता है। अब देखो ये क्या होता है, आपके पास धुएं में छूटता है, और छूट करके ये थोड़ा सा हैवी होता है। अब अगर ये क्योंकि हैवी है तो ये वापस क्या करेगा, सेटल डाउन करेगा, और जब ये सेटल डाउन करता है तो मान लो यहाँ पर आसपास में कोई पेड़ हुआ, कोई पौधा हुआ, तो उस पौधे की पत्ती जो होती है ना, पत्ती, यस, उसकी लीफ के ऊपर आकर के बैठ जाएगा। अब देखो एक पेड़ है, उस पेड़ की पत्तियों के ऊपर आपके पास ये ऊपर जो है आकर के बैठ गया, तो इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि ड्यूरिंग सनलाइट पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। यस, अब क्योंकि इसकी लीफ के ऊपर आपके पास फ्लाई ऐश आकर के बैठ गया है, तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली हो नहीं पाएगा, और इसी की वजह से पौधे आपके पास क्या कर जाते हैं, डाई आउट कर जाते हैं। क्लियर, पौधे आपके पास क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं उस केस में। यस, तो जब कभी भी आप देखते हो ना कोई कंस्ट्रक्शन वाली जगह होती है, वहां पर भी आपके पास क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वाली जगह के ऊपर भी आसपास में पौधे ना, अगर एक हैवी कंस्ट्रक्शन कहीं पे चल रहा है तो आसपास में ना पौधे आपके पास मर जाते हैं। मर क्यों जाते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि डस्ट जितने भी होती है वो उनके पत्तों के ऊपर आकर के बैठ जाती है। इसलिए कई सारे माली होते हैं ना, वो देखते नहीं हो ना, पत्ते धोते हैं, पौधों के पत्ते धोते हैं वो, कभी देखा है मालियों को पत्तों को धोते हुए। यस, तो बागवानी में काम सिर्फ जो है आपके पास पौधों को पानी देने का नहीं होता है, पौधों को धोना भी पड़ता है आपको, पौधों को आपको धोना भी पड़ता है। यस, क्लियर सभी को। यस सर, तो जो फ्लाई ऐश आपके पास होता है, फ्लाई ऐश आपके पास जो होता है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है, मेरे को अच्छा एक चीज बताओ, ये जो है आपके पास ऑक्साइड रिच होगा या ये आपके पास ऑक्साइड डेफिशिएंट होगा, तो कैसा होगा, ऑक्साइड रिच होगा या ऑक्साइड डेफिशिएंट होगा ये, सोचो दिमाग लगाओ कैसा होना चाहिए। भैया दिमाग नहीं लगा पा रहे हो आप, ऑक्साइड कब बनता है, मैंने अभी अभी आपको देखो एक चीज बताई थी कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट नहीं करते हैं, बट अगर हैवी टेम्परेचर हो तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जाता है। यस, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जाता है, यानी जब भी हैवी टेम्परेचर होगा तो कोई भी मेटल या आपके पास होगा उसका क्या बन जाता है, आपके पास ऑक्साइड जो है वो बन जाता है। ठीक है, उसका ऑक्साइड बन जाता है आपके पास। तो कोयला है, उसको आपने हाई टेम्परेचर के ऊपर, थर्मल एनर्जी में क्या होता है, थर्मल एनर्जी के लिए हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे उसमें, उसमें से फ्लाई ऐश आपके पास बाई प्रोडक्ट की तरह निकल रही है। तो कब निकल रही है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर निकल रही है। अब अगर ये हाई टेम्परेचर के ऊपर निकल रही है तो उसमें ऑक्साइड होंगे कि नहीं होंगे, ऑक्साइड रिच होगी ना वो, समझ पा रहे हो। यस, साइंस से लिंकेजेस कर पा रहे हो, कैसी होगी वो, ऑक्साइड रिच मिलेगी आपको। तो फ्लाई ऐश जो आपके पास होती है वो ऑक्साइड रिच होती है, फ्लाई ऐश जो आपके पास होती है वो कैसी होती है, ऑक्साइड रिच होती है, वो हमेशा उसमें बहुत सारे ऑक्साइड्स मिलते हैं। कौन कौन से, जैसे कि एल्यूमिनियम सिलिकेट मिलता है उसमें, एल्यूमिनियम सिलिकेट, कौन मिल जाएगा, एल्यूमिनियम सिलिकेट, जैसे कि SiO2 भी मिल जाता है उसमें, SiO2 भी मिल जाता है।
कैल्शियम के ऑक्साइड्स भी मिल जाते हैं उसमें, कैल्शियम के ऑक्साइड, ये सब मिल जाते हैं उसमें। यस, एल्यूमिनियम सिलिकेट मिल जाएगा, SiO2 मिल जाएगा, कैल्शियम के ऑक्साइड्स भी मिल जाते हैं। एम आई क्लियर टिल दिस नाउ? यस, तरंग गिडवानी समझ आया, गीतश्री समझ आया, वर्षा समझ आया, सुनील, सुनील तो सर आप खुद ही हो, हाँ। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस। तो एक 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 लिंकेज समझे ना आप, कि ऑक्साइड कहाँ पे बनते हैं? जब हाई टेम्परेचर होते हैं तब। हाई टेम्परेचर पे हमेशा ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर? ये चीज याद रखनी है। हाई टेम्परेचर पर आपके पास यहाँ पे ऑक्साइड जो है वो बन जाता है। यस, हाई टेम्परेचर पर आपके पास ऑक्साइड जो है वो बन जाता है। हाई टेम्परेचर पर ऑक्साइड जो है वो बन जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास आते हैं यूजेस। तो याद हो गया यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं सर? थर्मल पावर प्लांट में एज एन बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल बर्निंग बनेगा ये। मेटल पॉल्यूशन आपके पास होता है जो कि वाटर बॉडीज में जाकर के मिल जाता है, पौधों की पत्तियों के ऊपर जाकर के बैठ जाएगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, इस वजह से वो डाई आउट आपके पास हो जाते हैं। और वो फ्लाई ऐश क्या होता है आपके पास? ऑक्साइड रिच होते हैं। कौन कौन मिल जाएंगे? एल्यूमिनियम सिलिकेट मिल जाता है, SiO2 मिल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है यूजेस, कि फ्लाई ऐश को यूज क्यों किया जाता है? यस, व्हाई डू वी यूज फ्लाई ऐश? व्हाई डू वी यूज फ्लाई ऐश? तो क्या चीज है आपके पास? सीमेंट, देखिए सीमेंट। हाँ सर, सीमेंट को इजीली रिप्लेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्लाई ऐश। सीमेंट को डायरेक्टली हम रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश की अगर आप देखते हो तो आपके पास ब्रिक्स भी बनती हैं। फ्लाई ऐश की आपके पास ब्रिक्स भी बनती हैं। रोड्स एम्बैंकमेंट में भी आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास यहाँ पे काम आता है। क्लियर? जब हमने वेस्ट लैंड के बारे में सुना है, वेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड, उस वेस्ट लैंड को भी आप वापस जो है कवर अप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्लाई ऐश। एक चीज समझना, फ्लाई ऐश अगर पौधे के ऊपर नहीं है और पौधे के नीचे, तने में, जमीन में है, तो वो अच्छी है। क्यों? समझना इसमें, क्योंकि फ्लाई ऐश सीमेंट का रिप्लेसमेंट है। समझिए, एक बात समझ में आई आपको कि फ्लाई ऐश इज रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट? यस, वर्षा समझ आया आपको? फ्लाई ऐश सीमेंट का रिप्लेसमेंट है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर जमीन के अंदर सीमेंट है तो इस जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी कि बुरी होगी? वर्षा, अच्छी होगी बुरी होगी? अच्छी होगी ना। वाटर, अगर इस सीमेंट को मैं रिप्लेस कर देता हूँ फ्लाई ऐश से, और मैंने कहा कि फ्लाई ऐश जो है वो आपके पास सीमेंट का रिप्लेसमेंट है, तो इससे इसकी भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी कि नहीं होगी? अच्छी होगी। तो अगर खेत के अंदर अगर आपने फ्लाई ऐश डाल दिया, तो खेत की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी, तो उससे प्लांट ग्रोथ अच्छी होगी कि नहीं होगी? यस। तो इसलिए वेस्ट लैंड के रिक्लेमिनेशन के लिए, उसको रिक्लेम करने के लिए भी हम लोग फ्लाई ऐश को यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये प्लीज समझना। इस पॉइंट को लेकर के यूपीएससी पूछता है, आधे लोगों को समझ नहीं आता कि सर ये कैसे हो जाएगा। क्यों? ये प्रॉपर्टी समझ आती है सीमेंट से। यस। अरे इट, देखो, अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाओगे ना, तो आप इसके पास तो आ गए, बट ऑब्वियसली इससे दूर हो गए। तो हर चीज के प्रोज, हर चीज के कॉन्स हैं। हर चीज के प्रोज एंड हर चीज के कॉन्स हैं आपके पास। क्लियर? हर चीज के प्रोज एंड हर चीज के कॉन्स हैं आपके पास। एंड वाटर कंटेमिनेशन में क्या होता है आपके पास? एक चीज समझिए आप, कि वाटर कंटेमिनेशन हम ये बोलते हैं कि अगर बह करके नदी में मिल जाए, तब हम वाटर कंटेमिनेशन मानते हैं उसको पूरा का पूरा। एक तरीके से कि उसने ओवरऑल एक बड़ी वाटर बॉडी को खराब कर दिया। एक खेत में छोटा मसला ठीक है, और वेस्ट लैंड है ना, वेस्ट लैंड के ऊपर तो पानी पड़ करके तो वो वैसे ही जाता। तो वैसे ही जाने से अच्छा है हम उसको क्या कर दें, कवर अप कर लें, उसको रिक्लेम कर लें। तो ज्यादा नुकसान है ना, कि भाई फायदा किसमें है? थोड़ा नुकसान है, इट्स ओके, हाँ पानी खराब हो जाएगा, इट्स ओके, बट वो पानी, पहले पानी ऐसे ही बह के जा रहा था। क्लियर? तो अब मेरे को तो एक बात बताओ, अगर आपसे यूपीएससी एक बात पूछे, यूपीएससी लिखे कि फ्लाई ऐश
इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस क्रॉप यील्ड, ठीक है, व्हेन एडेड टू सॉइल। यस कहोगे या नो कहोगे? बोलो, यस बोलोगे, नो बोलोगे? ये स्टेटमेंट है जो एज इट इज एग्जाम में आते हैं। ये स्टेटमेंट्स हैं जो एज इट इज एग्जाम में आते हैं। यस सर, यस। बट यहीं पे अगर वो फ्लाई ऐश अगर लीफ पत्ते के ऊपर बैठ गई तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से जो प्लांट है वो उसके आपके पास क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। डन, डन, क्लियर सभी को? यस। तो बड़े बड़े अक्षरों में एक चीज लिख देना, क्या कि फ्लाई ऐश की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होती है? गुड होती है, अच्छी होती है। क्लियर? तो इट enhances the water holding capacity of the land. Fly ash enhances the water holding capacity of the land. Clear? Fly ash enhances the water holding capacity of the land. लिखा सबने? लिखा सबने? लिख लिया सबने? तो लिखने को तो मैं मना करता हूँ भाई, क्लास में यहाँ पे ध्यान दो, लिखना नहीं है, लिख बाद में लेना। ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे बहुत सारी बुकों में, बहुत सारे नोट्स में, हर जगह लिखे हुए हैं। ऐसे ही नहीं आते समझ में। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को समझने पे ध्यान दीजिए आप, अगर आपको इन क्लासेस का सही में पूरा फायदा उठाना है तो। क्यों वर्षा, सही बोला मैंने? गुड वन। तरंग, सही बोला मैंने? गुड वन। हिमांशी, गुड वन। मीनाक्षी, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। तो फ्लाई ऐश को लेकर के ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। फ्लाई ऐश को लेकर के ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। पता है क्यों? क्योंकि फ्लाई ऐश को लेकर के ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। करिए जल्दी से, यस करिए जल्दी से। फ्लाई ऐश को लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्यों सी नहीं हो सकता क्या? मैंने बोला ना हाई ऑक्साइड्स होते हैं उसमें। थर्ड गलत होगा क्या? थर्ड गलत होगा? हाँ तो टॉक्सिक भी होते हैं, ये क्या है, जो भी ऑक्साइड्स हैं टॉक्सिक ही होते हैं, और क्या? इट इज रॉन्ग बिकॉज देर इज वर्ड ओनली। जो थर्ड स्टेटमेंट है आपके पास वो क्यों गलत है? देखो, हर एक क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है। यूपीएससी में आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, देखो एक बार फिर से समझाता हूँ मैं। यूपीएससी में जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओ, सबसे पहले पढ़ो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है विद रेफरेंस टू फ्लाई ऐश, तो सबसे पहले आपने फ्लाई ऐश को ब्रैकेट में लिया। प्रोड्यूस बाय द पावर प्लांट यूजिंग द कोल एज फ्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमको करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है, ठीक है, हमको करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। पहला क्या है? फ्लाई ऐश कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ द ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही बात है, पहला एकदम सही है। तो पहला सही है, ए ऑप्शन भी हो सकता है, सी ऑप्शन भी हो सकता है। तो अब हम ए एंड सी के बीच में 50-50 तक आ गए। यस, मैंने क्या कहा, जब तक हम दो ऑप्शन को एलिमिनेट ना कर दें तब तक हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पे नहीं जाना है। तो सी भी, बी भी नहीं हो सकता आंसर, सी भी नहीं हो सकता आंसर। अब ए और सी में से हम बीच में कंफ्यूज हैं। सेकंड को देखो, फ्लाई ऐश कैन बी यूज एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट्स ऑफ कंक्रीट। ये भी सही बात है, तो सेकंड भी हमारा सही हो गया। तो यहाँ पे तो अगर मैं देखता हूँ तो ये ठीक हो जाता है। बट क्योंकि ऑप्शन 3 ओनली भी है वगैरह, तो हमको थर्ड को भी एक बार चेक करना चाहिए। ये क्या कह रहा है? फ्लाई ऐश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है, एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ओनली। क्या ओनली ऐसा होता है क्या? नहीं ना, मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी तो लिखवाया है आपको, एल्यूमिनियम सिलिकेट।
तो ये क्यों गलत है? ये ओनली की वजह से गलत है, ये इस ओनली की वजह से गलत है। यस। तो अब मैं श्योर हो गया हूं कि आंसर क्या है, ए है, सी नहीं है। यस, अब हम श्योर हो गए हैं। आप में से कुछ कहा एंड डज नॉट कंटेन टॉक्सिक एलिमेंट्स, हाँ ये भी गलत है। इट कंटेन टॉक्सिक एलिमेंट्स। यस, NOx है, SO2 है, ऐसे ही थोड़ी ना खा लेंगे हम। SiO2, सॉरी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस सर, एंड द आंसर इज ए ओनली, एंड द आंसर इज ए ओनली। चलिए सर, नेक्स्ट लिखिए लीड। नेक्स्ट इज लीड, कहाँ मिलता है? पेट्रोल में, डीजल में, लीड बैटरीज में, प्लांट में, हेयर डाई में, सब जगह आपको लीड मिल जाता है ये। क्लियर, सभी जगह पे मिल जाता है आपको। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? गैस वैस बनती है ना तुम्हारे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, जैसा नर्वस सिस्टम, एंग्जाइटी सारे टाइम होती रहती है। यस सर, कई बार कैंसर भी हो जाता है इसमें। बच्चों को बेसिकली ज्यादा इम्पैक्ट करता है ये। खैर ये सब तो ठीक है, बट ये वाला पॉइंट जो है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पूछता है यहाँ से कि टेट्रा इथाइल लीड जो है वो किस काम आता है? किस काम आता है? इट इज यूज एज एन एंटी नॉक एजेंट इन पेट्रोल। एंटी नॉक एजेंट इन पेट्रोल। यस, इसलिए तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन बी यूज एज एंटी नॉकिंग एजेंट फॉर पेट्रोल, है ना? फिर आएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा बेंजीन, सी ऑप्शन पैन आ जाएगा, एक ऑप्शन बी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा TEL, डी ऑप्शन आ जाएगा VOC। यूपीएससी बताओ, इतना आसानी से क्वेश्चन पूछ लेता है, आंसर क्या हो जाएगा? TEL, टेट्राइथाइलिन लीड। क्लियर? तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, टेट्राइथाइलिन लीड। बाकी सब वीक पॉइंट्स हैं, बाकी सब वीक पॉइंट्स हैं। जो मेन याद रखने वाला पॉइंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट इज दिस, टेट्राइथाइलिन लीड। यस, पानी के साथ मिल जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? पॉइजनिंग हो जाएगी आपके पास, जिसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। सर क्यों सर? इंटेलिजेंस लोअर हो जाती है सर। सर रुको सर, क्या हुआ? कहीं सर मैंने यही पानी तो नहीं पी रखा है सर, मेरी इंटेलिजेंस पता नहीं कहाँ गई हुई है सर। बेटा जाओ मम्मी को पूछो, है ना? सारे घर वाले ना आजकल बस वो फ्लोराइड फ्लोराइड के ऊपर ही रहते हैं, ध्यान लीड के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। है ना, घुटनों के ऊपर, घुटने खराब नहीं होने चाहिए इतना ध्यान दिया कि दिमाग खराब करके बैठ गए, पता ही नहीं चला। है ना, RO का पानी, बैटरी यूज होती है उसमें, ओ माय गॉड सर, बैटरी से लीड आ सकता है उस पानी में। ओ हो, सारे के सारे मंद बुद्धि इसी के लिए तो नहीं हो रखे हो। है ना, घुटने के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान दिया कि दिमाग कमजोर करके बैठ गया। यस, क्लियर यहाँ तक? गुड वन, ये आपके पास होता है। क्लियर, तो अब चलते हैं थोड़ा सा वापस व्हाइट बोर्ड के ऊपर, एंड व्हाइट बोर्ड के ऊपर चीजों को समझते हैं। यस सर। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, अब एक पार्टिकल है जिसके बारे में बहुत डीप डाइव अच्छे से समझना है पूरा, क्योंकि यूपीएससी पूछता है वहां से सवाल। ठीक है, और इसके क्या इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। तो अगले 10 मिनट तक पूरा फोकस आपका व्हाइट बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, कुछ भी लिखना नहीं है। सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको इजीली, ठीक है, कुछ भी लिखना नहीं है। सिंपल आप लोगों को पढ़ने के ऊपर ध्यान देना है, मैं जो जो चीजें समझाऊं वो ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि चीज एक है, क्वेश्चन हमेशा इससे बियॉन्ड आएगा। जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, कभी वो नहीं आता, क्वेश्चन उससे बियॉन्ड आता है। वो बियॉन्ड वाला क्वेश्चन समझने के लिए जो लिखा हुआ है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है? यस सर। तो एक एयर पॉल्यूटेंट होता है जिसको हम बोलते हैं नैनो पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं हम? यस, नैनो पार्टिकल्स। अब देखो, नैनो पार्टिकल क्या होता है? क्या आप नैनो वर्ड के मतलब को समझते हो? हाँ सर।
नैनो सर टाटा की कार सर, छोटी सी कार सर, गरीब की कार सर, अरे वो नहीं है। यस सर, मैं उस कार की बात नहीं कर रहा हूँ। नैनो का मतलब होता है एक पार्टिकल का 1/10⁹ हिस्सा। समझ सकते हो कितना छोटा है? यस, 1/10⁹ हिस्सा। यस, ये उसकी बस उसका आपके पास रेडियस होती है, 1/10⁹ हिस्सा। ठीक है, इतना छोटा, इतना बिल्कुल महीन कण, उसको क्या बोलते हैं? नैनो पार्टिकल हम इसको बोलते हैं। कहाँ से मिलेगा ये? तो अगर मैं इसकी सोर्स की बात करूं, तो आपने कभी जंगल में आग लगते हुए देखा है? हाँ सर, फॉरेस्ट फायर हम खुद ही लगा लगा के दौड़ जाते थे सर। हाँ, तो उसमें से आपके पास यहाँ पे निकलता है, वॉल्केनोज में से आपके पास यहाँ पे निकल जाएगा। यस, हम लोगों ने जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी थी, तो वहां पर हमने एक फिनोमेना पढ़ा था जिसको बोलते हैं वेदरिंग। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेदरिंग। तो वेदरिंग से भी आपके पास यहाँ पे निकल जाता है। ठीक है, वेदरिंग से भी आपके पास यहाँ पे निकल जाता है। तो इन तीन सोर्सेज से, और ऐसे ही और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से आपके पास ये नैनो पार्टिकल्स निकलते हैं। भाई जमीन पे के ऊपर चलते चलते तुम थप करके अपना पैर जोर से मारो, तब भी लगता है ना हल्का सा कुछ डस्ट है जो ऊपर उठ गई है। उड़ती कि नहीं उड़ती है? उड़ती है ना, क्यों? क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल नैनो पार्टिकल्स आपके पास ये इतने छोटे होते हैं कि अगर आपके पास हल्की सी हवा चली, हल्की सी हवा चली, तो उस हल्की सी हवा के सहारे दे कैन गो फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक जो है, इतना दूर जो है वो उड़ करके आपके पास चले जाते हैं। क्लियर सभी को? थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक जो है आपके पास यहाँ पे चले जाते हैं। एंड बहुत ही ज्यादा दिनों के लिए, फॉर सेवरल डेज, दे कैन रिमेन सस्पेंडेड इन एयर। दे कैन रिमेन सस्पेंडेड इन एयर। हवा में सस्पेंडेड रहता है बहुत लंबे समय तक के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा है। अब आप बैठे हो, अब आपके पास है या नहीं आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत छोटा है। आप इनहेल कर रहे हो, यस, आप सूंघ रहे हो इनको अच्छे से, बट है क्या ये बेसिकली? यस, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिनको हम बोलते हैं डस्ट पार्टिकल्स। छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स। यस, छोटे छोटे बिल्कुल ही आपके पास यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स से वो होता है। तो इसका मेन इफेक्ट क्या है? इसका मेन इफेक्ट आपके पास है जिसको हम बोलते हैं डस्ट क्लाउड फॉर्मेशन। इसका जो मेन इम्पैक्ट आपके पास होता है वो होता है डस्ट क्लाउड फॉर्मेशन। अब आप बोलोगे सर डस्ट क्लाउड फॉर्मेशन क्या सर, छोटी सी बात है सर, मैं ना मास्क पहन लूंगा। अरे तुम्हारे मास्क पहनने से कुछ नहीं हो रहा, ये ओजोन तक को जाके इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत छोटा है। हल्की सी हवा ऐसे लो प्रेशर वाले एरिया में गया, हवा वहां पे ऊपर उठ रही होगी, ये भी ऊपर उठ जाएगा। समझ रहे हो ना? फिजिकल ज्योग्राफी याद आ रही है कि नहीं आ रही है? फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ रखा है ये। यस। अब देखो आपके पास क्या होता है, सबसे पहले तो ये धरती है सर, ठीक है, क्या हुआ? यहाँ पे सूरज चमचमा रहा था, ठीक है सर। दूर कहीं ना हवा चली, ठीक है सर, फिर क्या हुआ? इस हवा के साथ साथ आपके पास जो यहाँ पे छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स थे वो क्या हो जाएंगे? वो भी ऊपर उठ जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या बन गया? यहाँ पर अब आपके पास बन गया, नैनो पार्टिकल्स की वजह से एक डस्ट क्लाउड का फॉर्मेशन जो है वो हो गया। क्या हो गया? एक डस्ट क्लाउड का फॉर्मेशन जो है आपके पास यहाँ पे हो गया। अब इसकी वजह से सबसे पहला इंपैक्ट, सनलाइट जो आ रही है वो डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? सनलाइट डिक्रीज होगी। यस, पहला इम्पैक्ट। अभी तो बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं इसके, अभी तो बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, सनलाइट है, डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? यस। तो जो आने वाली सनलाइट है, पहले तो ये भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है सर। फिर इसको जानते हो तुम, ये क्या है सर? ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, ये जानते हो क्या है? सर ये मेरा हिमालय, ये मेरा हिमालय। यस सर। और ऐसे ऐसे इधर ना, ऐसे, यस सर।
आपको पता है हवा नॉर्मली हमारे पास ना इस तरीके से विंड जो है वो चल रही है। अगर प्रेशर बेल्ट अगर आपने देख रखा हो, अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखी हो, तो इस तरीके से आपके पास हवा चलती है। तो ये जो नैनो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, नैनो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो बेसिकली आपके पास उसमें सूट पार्टिकल्स आप लोग बोल दो, या फिर इनके अंदर होता क्या है, ब्लैक कार्बन वगैरह जो आपको बोलते हो, क्योंकि इतने छोटे। भाई नैनो पार्टिकल का मतलब हुआ कोई भी पार्टिकल जो कि नैनोमीटर साइज का है ना, नैनोमीटर साइज का है, बेसिकली वो आपके पास होता है। तो जब इधर से हवा चलेगी, तो यहाँ से नैनो डस्ट पार्टिकल्स का एक क्लाउड आएगा। क्लियर? अब वो क्लाउड चल रहा है, क्लाउड चल रहा है, क्लाउड चल रहा है, क्लाउड चल रहा है, सर हिमालय तो बहुत बड़ा है, यस हिमालय बहुत बड़ा है। वो आएगा, और यहाँ पे हिमालय के ऊपर क्या होता है, तो हिमालय के ऊपर होता है ग्लेशियर। क्या होता है? हिमालय के ऊपर हो जाता है ग्लेशियर। तो वो क्या करता है, इस ग्लेशियर की आड़ में आके ग्लेशियर के ऊपर बैठ जाता है ना। डस्ट पार्टिकल आया, और डस्ट पार्टिकल आकर के ग्लेशियर के ऊपर बैठ जाएगा। तो अब जो ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर के ऊपर क्या है आपके पास, यहाँ पर ये डस्ट पार्टिकल्स जम जाते हैं। यस, ये डस्ट पार्टिकल्स जम जाएंगे। और बेसिकली इन डस्ट पार्टिकल्स के अंदर है क्या, तो उसका सूट एंड ब्लैक कार्बन आपके पास है ना, ये सारी चीजें आपके पास है। अब देखो ऊपर से आपके पास यहाँ पे चमचमाता हुआ सूरज है। ऊपर से आपके पास चमचमाता हुआ सूरज है। जब चमचमाते हुए सूरज की किरणें आपके पास ग्लेशियर के ऊपर अब गिरेगी, तो ये जो ब्लैक कार्बन है, ये ब्लैक कलर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट करता है। यस, ब्लैक कलर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट करता है। यस, एब्जॉर्ब करता है। तो जो ग्लेशियर के ऊपर जो ये ब्लैक कार्बन पड़ा है, ये क्या करेगा, इट विल एब्जॉर्ब द हीट। इट विल एब्जॉर्ब द हीट। यस, हीट को एब्जॉर्ब कर देगा ये। मान लो थोड़ी बहुत यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट बैक भी हुई सनलाइट, रिफ्लेक्ट बैक हुई, तो यहाँ पर ऊपर जो अब आपके पास वापस 10 पार्टिकल्स हैं, ये इसको कैप्चर करके वापस भेज देंगे नीचे, ऊपर नहीं जा पाएगी वापस। भाई अगर सनलाइट ऊपर से नीचे नहीं आ पाई, तो नीचे से जो रिफ्लेक्टेड है वो भी तो वापस नहीं जा पाएगी। तो इस पूरे की वजह से हीटिंग इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा, हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। और हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, तो उस पूरे से ये जो ग्लेशियर्स आपके पास हैं, वो मेल्ट होंगे कि नहीं होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। तो आपने देखा कि इतनी छोटे पार्टिकल्स की साइज का एक कितना बड़ा इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बताओ कहाँ से कहाँ पे रिलेट हो गया ये। यस, तो इट इंक्रीजेस अल्बिडो और इट डिक्रीजेस अल्बिडो। इट इंक्रीजेस अल्बिडो और इट रिड्यूसेस अल्बिडो। अब आधे लोगों को यही नहीं समझ आ रहा होगा, सर अल्बिडो क्या होता है। जिन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स कर लिया उनको पता है कि अल्बिडो क्या होता है। यस, सो इट इंक्रीजेस द अल्बिडो और इट रिड्यूसेस द अल्बिडो। क्या करेगा? बोलो, आवाज आ रही है नहीं आ रही है मेरी? इट विल डिक्रीज द अल्बिडो। यस, अल्बिडो क्या बोलते हैं, अल्बिडो क्या होता है, अल्बिडो इज डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड बैक। तो ये तो जब एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा तो रिफ्लेक्शन कम करेगा, तो इट विल रिड्यूस द अल्बिडो। तो नैनो पार्टिकल्स क्या करते हैं, इट रिड्यूसेस अल्बिडो। याद रखना है, नैनो पार्टिकल्स रिड्यूसेस अल्बिडो, नैनो पार्टिकल्स रिड्यूसेस अल्बिडो। कहाँ देखो, एकदम से हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आज एकदम साइंटिफिक स्टडी में आ गए हैं। है ना, बहुत भयंकर स्विच हुआ है। कोई बात नहीं। तो अल्बिडो को आपके पास यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्रीज कर दिया गया। ये चलो सर। अब उसके बाद क्या होता है देखो, ये जो नैनो पार्टिकल्स आपके पास होते हैं, ये तो एक इम्पैक्ट हुआ, और इम्पैक्ट भी समझो। ये जो नैनो पार्टिकल्स आपके पास होते हैं, नैनो पार्टिकल्स
ये रिएक्ट करते हैं दूसरे पार्टिकल्स के साथ, ठीक है, और रिएक्ट करके आपके पास किसी न किसी तरीके से क्लोरीन आयंस बनवा देते हैं ये। और अगर क्योंकि ये हल्के हैं तो ये ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद वहां पे कहीं पे अगर इन्होंने क्लोरीन आयन बना दिया, तो इस क्लोरीन आयन की वजह से ओजोन डिप्लेशन होगा कि नहीं होगा? यस। तो इसका इम्पैक्ट आपको ओजोन डिप्लेशन तक भी मिलता है। इनका इम्पैक्ट आपको ओजोन के डिप्लेशन तक भी मिलता है। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस, क्लियर। चलो एक और समझो, मतलब बहुत भयंकर पार्टिकल है ये, बहुत ही भयंकर पार्टिकल है। यस सर। समझाओ सर। तो ये कौन हो गई सर? सर लाइन हो गई। अरे लाइन नहीं हुई है, अरे सर ज्योग्राफी का कोर्स याद आ गया सर, ये तो अर्थ हो गई है सर। यस सर। अब देखो क्या होता है, अर्थ से आपके पास निकलता है हाइड्रोजन, ठीक है। अर्थ से कुछ भी हुआ, कुछ एक्टिविटीज, मान लो कोई गाड़ियां वाड़ियां चली, है ना, और कुछ भी हुआ, आपने मान लो हाइड्रोजन की गैस रिलीज कर दी, है ना, तो हाइड्रोजन निकली। तो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स आपके पास यहाँ पे निकले हैं, ठीक है। इन हाइड्रोजन के पार्टिकल्स के साथ ये जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके पास रिएक्ट करेंगे। क्लियर सभी को? रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद ये दोनों ही आपके पास ऊपर उठ करके चले जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ चले जाएंगे? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आपके पास यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। सो दे विल मूव अप टू स्ट्रेटोस्फेयर। क्लियर सभी को? अब जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाते हैं तो देखो हाइड्रोजन नैनो पार्टिकल्स हैं, ये मिल करके आपके पास में बनाते हैं वाटर वेपर एट द रेट स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आपके पास यहाँ पे ये वाटर वेपर का फॉर्मेशन जो है आपके पास यहाँ पे होता है, और इसी को बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। यस। बेसिकली देखो, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो क्लाउड बनते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। तो जिस किसी भी कारण से वहां पे क्लाउड बनेगा, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन है, या वन ऑफ द वे है जिसकी हेल्प से आपके स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है वो बनता है। तो यहाँ पर वाटर वेपर आ गया स्ट्रेटोस्फेयर के, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है वो बन जाता है। क्लियर सभी को? अब अगर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर वाटर वेपर आ गई है, तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है आपके पास कूल होगी या हॉट होगी? यस, इट विल कूल डाउन और इट विल बिकम हॉटर। यस, कूल डाउन। सो इस वजह से क्या हो जाती है आपके पास, स्ट्रेटोस्फेयर की कूलिंग हो जाती है। तो इन पार्टिकल्स की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर की कूलिंग भी आपके पास यहाँ पे हो जाती है। क्लियर सभी को? यस, स्ट्रेटोस्फेयर की कूलिंग भी जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। और जब स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये जो क्लाउड्स होते हैं ना, स्ट्रेटोस्फेयर के क्लाउड्स, इनको ध्यान रखना, ये आपके पास ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये खराब भी है ना। स्ट्रेटोस्फेयर को ठंडा कर दिया वो एक अलग बात है, बट ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होता है वो ओजोन को डिस्ट्रॉय भी करता है। अब ये कैसे करता है, जब हम ओजोन की रिएक्शंस पढ़ेंगे तब हम सारा देखेंगे उसमें। बट फिलहाल के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। आर वी गुड टू वो गो? सब समझ आ रहा है? यस। चलिए, गुड 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 गुड। गुड वन। चलिए, गुड 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 गुड। तो एक बार देख लेते हैं आपके पास क्या क्या पढ़ा है हमने। यस। तो ये आपके पास होता है नैनो, क्या कहते हैं, नैनो पार्टिकल्स। तो देखो आपने ना ऐसे देखा होगा, कई बार सुना होगा ये न्यूज में कि ब्राउन क्लाउड particulate pollution amplifies global warming। यस, ठीक है। सॉरी सर, आई हैव टू लीव द क्लास ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम। ऐसा मेरी भी इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाती है, मैं क्लास ही छोड़ दूंगा, मैं अगली बार से मैं भी छोड़ दिया करूंगा, मैं बोल दूंगा सॉरी स्टूडेंट्स। क्लियर? तो इस तरीके की न्यूज ना आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती रहती है। ये देखो आप, हेज ओवर इंडिया एंड बे ऑफ बंगाल, ये भी क्या हुआ था, ऊपर एक बहुत नैनो पार्टिकल का इतना बड़ा डस्ट डस्ट क्लाउड बन गया था,
जिसकी वजह से पूरी की पूरी हेज फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे हो जाता है। दिख रहा है ये न्यूज पूरी की पूरी दिख रहा है। थिक हेज कलेक्टेड साउथ ऑफ द हिमालय इन अर्ली दिसंबर 2008 कंटिन्यूइंग अ वीक लॉन्ग पैटर्न। ये उस टाइम में दिखा था। तो एशियन ब्राउन क्लाइड्स आपके पास आए थे कैरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रूट एंड ब्लैक कार्बन एंड डिपोजिटेड देन ऑन हिमालयन ग्लेशियर्स। दिस कुड लीड टू हायर एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट, जिसको बोलते हैं रिड्यूस्ड अल्बिडो, एंड पोटेंशियली कंट्रीब्यूटिंग द इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स। तो ये भी आपके पास यहाँ पे कीमती है। ये इसका और ओजोन का क्या रिलेशन है, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का क्या रिलेशन है, इनको जो है हमने सारे यहाँ पे देखा। एंड विद दिस आपके सामने है एक क्वेश्चन। करिए जल्दी से, करिए 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 करिए। और क्वेश्चन देखते ही मुझे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि हाँ सर सही पढ़ा रहे हैं पूरा, जो आता है एग्जाम में वही पढ़ा रहे हैं पूरा। यस करिए जल्दी से। यस प्लीज डू दिस क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। यस एवरीवन डू आंसर। गीश्री का आंसर इज डी। चलो क्या मैंने आपको ये पढ़ाया है इसमें, सारे पॉइंट्स पढ़े हैं हमने? क्या हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं जो इसके 1 2 3 लिख रखे हैं? नहीं ना, बट जनरलाइज नहीं है। अगर आपको नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं इनके बारे में पता चल गया तो आप इसका आंसर जो है वो कर सकते हो। यस। तो आप सोचो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, बट लोग ना इनको ऐसे क्वेश्चन से डरते हैं। बस आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपको जस्ट एक जनरल नॉलेज है तो आपको क्वेश्चन आंसर है क्या है। देर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल्स। अब नैनो पार्टिकल्स देखते ही आपका हो जाना चाहिए कि हाँ यार ये चीज पढ़ रखी है। ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स दैट आर यूज इन इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। ठीक है सर, वाई कंसर्न क्यों के समझते हैं। दे कैन अक्यूमुलेट इन द एनवायरमेंट एंड कंटेमिनेटेड वाटर एंड सॉइल। यस, नैनो पार्टिकल्स 10 पार्टिकल्स हैं, क्लाउड बन जाता है। ठीक है, क्लाउड बन करके आपके पास ठीक है वाटर और सॉइल दोनों को खराब तो कर ही सकता है। सारे स्टेटमेंट वेग स्टेटमेंट है जिसको हम बिल्कुल नकार सकते ही नहीं है, इसलिए सही है। दे कैन एंटर द फूड चेन, बिल्कुल सही है भाई। अगर सॉइल हो गया वाटर हो गया तो फूड चेन में तो आ ही जाएगा, ये भी सही है। दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ द फ्री रेडिकल्स, ये भी सही है। वेग स्टेटमेंट है सारे के सारे। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3। यस। तो आप देख रहे हो ना कि इस पूरे चीज में ये जो ऑप्शन है वो बहुत इजी है। बट द पॉइंट इज दिस, क्या आप ये जानते हो कि ये क्या है? अब आप में से कितनी बार लोगों ने आज तक एयर एयर पॉल्यूशन के बारे में सोचा होगा, तब कभी आपने ये भी सोचा कि नैनो पार्टिकल्स नाम का भी एक पॉल्यूटेंट होता है? कितने लोग आज तक जानते थे कि सर नैनो पार्टिकल नाम का भी एक पॉल्यूटेंट होता है? कितने लोगों को ये पता था कि नैनो पार्टिकल हमको कहाँ पढ़ेंगे हम? है ना, मान लो अगर इस क्वेश्चन को आप कहीं पे भी देख लेते पहले, आज का टॉपिक पढ़ने से पहले, तो आप में से कितनों को ये पता चलता है कि यार ये टॉपिक कहाँ पर पढ़ना है? यस, नहीं पता चलता। एनीवेज दैट्स वाई आपको एक टीचर की हमेशा हेल्प लगती है ना। कोई भी कोर्स करो, पहली बार करो, हमेशा एक कोर्स करो, किसी का पढ़ाया हुआ करो, है ना, अच्छे से जो फुल्ली कंप्लीट किया हुआ हो। चलिए, तो यहाँ पे पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट्स जो है हमारे पास यहाँ पे खत्म होता है ना। पॉल्यूटेंट्स हमारे पास यहाँ पे खत्म होते हैं कि इतने सारे पॉल्यूटेंट्स है आपके पास ये सब। अब नेक्स्ट समझते हैं कि सर मेजर ड्राइविंग फैक्टर्स क्या है एयर पॉल्यूशन के, ये इतना सारा पॉल्यूशन हो क्यों रहा है। ये पॉल्यूटेंट तो समझ में आ गए, बट ये पॉल्यूटेंट आ कहाँ से रहे हैं, इतना सब कुछ कैसे हो जा रहा है ये। तो क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि एयर जो है इतनी पॉल्यूटेड क्यों है। तो मैंने उसका पूरा आंसर आपके पास यहाँ पे लिख रखा है, देख लेना इसको। कि सर व्हीकल एंड इंडस्ट्रियल एमिशन होता है जिसके अंदर, अब देखो पॉल्यूटेंट्स हमने सारे देख लिए हैं। अब इस आंसर में हमको जस्ट लिखना है कि ये पॉल्यूटेंट्स आ कहाँ कहाँ से रहे हैं, है ना। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है व्हीकुलर एमिशन से कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। तो आप हर एक पॉल्यूटेंट को थोड़ी ना बता दोगे उसमें। यस, इंडस्ट्री से कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, हर कोई थोड़ी ना बता दोगे। तो आपको कैटेगरी भी पता होनी चाहिए कि पॉल्यूशन इन टोटली हो कहाँ कहाँ से रहा है। तो अगर आप व्हीकल से देख लो तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। ये नॉन मीथेन के वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आपके पास ये सारे के सारे निकलते हैं।
और आपको पता चला ये सब कैसे होते हैं। दीज ऑल आर दी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। जो हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स देखा था उसमें ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आपके पास यहाँ पे होते हैं। सेकंड, इंडस्ट्रीज हमने देखा था जिसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो सकती है, शुगर इंडस्ट्री हो सकती है, पेपर है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, एंड कॉपर एल्यूमिनियम की इंडस्ट्रीज भी हो सकती है। यहाँ से आपके पास सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स है ना, पीएम जो आप बोलते हो, PM2.5, PM10 वगैरह, ये सब निकल सकते हैं। सल्फर के ऑक्साइड निकल सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकल सकते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है आपके पास यहाँ पे निकल जाता है। रोड के अंदर ट्रांसपोर्ट के ऊपर देखते हो तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन आपके पास यहाँ पे होता है, विच इज की कंट्रीब्यूटर टू अर्बन एयर पॉल्यूशन आपके पास यहाँ पे होता है। इसी के साथ साथ आप देखते हो तो सॉलिड वेस्ट बर्निंग, ये भी आजकल आपके पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर के आपके पास न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते रहते हैं। स्टबल बर्निंग को आप देख लेते हो, ये दिल्ली विल्ली के पास में आपके पास जब देखो आपके पास आर्टिकल्स आते ही रहेंगे। कोल बेस्ड पावर प्लांट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि इन पावर प्लांट से निकलेगा क्या क्या, है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास निकलती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, एंड पर्टिकुलेट मैटर्स भी आपके पास यहाँ पे निकलते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि ये पायरोलाइसिस जो आपके पास होता है, अगर इसको ढंग से ना किया जाए, ढंग से इसका यूज ना किया जाए, तो भी एयर पॉल्यूशन आपके पास यहाँ पे हो जाता है। अब कईयों को ये भी नहीं पता होगा कि सर पायरोलाइसिस जो है आपके पास यहाँ पे होता क्या है। तो ये क्या होता है, ब्रेक डाउन करने का एक तरीका होता है मटेरियल को, ठीक है, जिसमें हम एक मटेरियल को लास्ट में कार्बन मेटेरियल से रेसिड्यू के अंदर पायरो गैस वगैरह इसमें जो है ला करके हम छोड़ देते हैं। क्लियर सभी को? यस। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, के एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या क्या चीजें जो है वो करी है। तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आज का लेक्चर है हमारे पास, अभी हम और पढ़ रहे हैं, है ना, अभी खत्म नहीं हो रहा। उसके बाद कल का लेक्चर और लगेगा जिसके अंदर हम एयर पॉल्यूशन को पूरा का पूरा खत्म करेंगे, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारा देखेंगे सरकार क्या क्या कर रही है, कौन कौन सी स्कीम्स ला रही है, कौन कौन से लॉ लाए गए हैं, टेक्निक्स क्या क्या आपके पास आई है। तो कुछ एक टेक्निक्स को जो है हम लोग आज यहाँ पे आपके पास यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, एक ये तरीका अपनाया गया। फिर कैटालिटिक कन्वर्टर्स आपके पास यहाँ पे, भारत स्टेज 6 के आपके पास नॉर्म्स हैं, और नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अब देखो करंट अफेयर्स को जब एक टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी हमको यहाँ पे किस तरीके से जो है वो रिलेट किया जाता है, करंट अफेयर्स को हमको किस तरीके से जो है वो पढ़ना होगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार ये स्लाइड एक बार मीटिंग रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा कैमरा ऑन हो ही नहीं पा रहा है। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, एम आई विजिबल नाउ? भी ठीक है ना? चलो, गुड वन गुड वन। अब देखो एक एक चीज को हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है, मैं पहले इनके थोड़े थोड़े से आपको मतलब समझाता हूँ। बेसिकली आज मैंने आपके सामने जो ये टेक्निक्स में चार पांच आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये सारी व्हीकुलर एमिशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसको लेकर के है। उसके बाद आपके पास और भी टेक्निक्स वगैरह आएगी। एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना, एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। तो इसको लेकर के कल का भी हमारा एक पूरा का पूरा लेक्चर जाएगा। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक टॉपिक को किस तरीके से हम करंट अफेयर्स के अंदर जो है वो पूरा देखते हैं आपके पास। तो व्हीकुलर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, हमने उसको यहाँ पे मैं आज डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है इसको समझते हैं। उसमें क्या होता है, बेसिकली एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हवा के अंदर ये जितना भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह कुछ भी है, इसको जो छूट गई है इसको मेरे को एब्जॉर्ब कर लेना है। क्लियर? अब आपको इतना तो साइंस आपने पढ़ी होगी कि कोई भी पार्टिकल जो होता है, एवरीथिंग इज एटम, और उस एटम को आयनाइज किया जा सकता है। यस।
और आयनाइज जब करते हैं तो या तो वो पॉजिटिव आयन हो जाएगा या नेगेटिव आयन हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो हम उसको नेगेटिव या पॉजिटिव साइड में अक्यूमुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो क्या करते हैं कि वो जो हवा होती है, कंटेमिनेटेड एयर जो होती है, उसको हम क्या करते हैं, एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट से पास करवाते हैं। जिसमें क्या होगा, जगह जगह के ऊपर आपके पास ये जो आपके पास जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आयनाइज होकर के अक्यूमुलेट हो जाते हैं, और हवा जो है हमारी शुद्ध हो जाती है। ये चीज होती है आपके पास ये। तो कुछ ऐसा था, आपने देखा होगा कि सर ये यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, इसमें से हवा जब निकलेगी ना, तो ये इन आयन की वजह से आयनाइज होकर के जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो यहीं पे आपके पास यहाँ पे रह जाते हैं। क्लियर? तो ये आपके पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर डायग्राम। है ना। अब आपको ये समझ आया पूरा कैसे करना है, ये यूपीएससी के लिए समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ है। क्लियर? ऐसा कुछ है। नेक्स्ट आपके पास आता है कैटालिटिक कन्वर्टर। इसको जानते हो? आपकी गाड़ियों के इंजन में लग रखा होता है ये, नीचे साइलेंसर के पास। कार में साइलेंसर के पास देखा होगा आपने, है ना। कार में कभी नीचे की तरफ झुक करके देखना, साइलेंसर के पास में जो है ये आपको यहाँ पे लगा हुआ मिलता है। क्लियर? साइलेंसर के पास में आपको यहाँ पे लगा हुआ मिलता है। ये क्या करता है, जो साइलेंसर से जो टॉक्सिक आपके पास गैसेस वगैरह आ रही होती हैं, ठीक है, साइलेंसर से जो टॉक्सिक गैसेस वगैरह आपके पास यहाँ पे आ रही होती है, उसको उसको प्लीज ध्यान रखना, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। ये पूछते हैं कि इसको किस में कन्वर्ट करता है। यस, ये इसको किस में कन्वर्ट करता है। यस। तो आपके पास क्या आएगा, देखो यहाँ से हवा जाएगी जिसमें आपके पास हाइड्रोकार्बन होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होंगे। सर ये सब क्यों होंगे, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन है ना, क्लोज चैम्बर के अंदर कंबशन होता है यहाँ पे। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे आपके पास देखो एक जगह हीट शील्ड होगी और वगैरह कुछ टेक्निक वेक्निक लगाई गई है। और लास्ट में क्लीन एयर, ग्रीन दिख रही है ना, क्लीन एयर आपके पास निकली, इसमें क्या होगा, वाटर वेपर हो जाएगी, वाटर हो जाएगा आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, या फिर नाइट्रोजन जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो इन तीन चीजों के अंदर आपके पास से निकल जाता है। तो बस ये तीन याद रखना है कि यहाँ से जाएगी हवा और यहाँ से ही हवा निकलेगी, बट वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ध्यान रखना है। क्लियर यहाँ तक सभी को? हो जाएगा याद? यस। प्रिंस समझ आया, तरंग समझ आया? चलो गुड वन। ऋषभ को, गीतश्री को, वर्षा को, तरंग को, सबको समझ आ गया। गुड वन। तो ये आपके पास होता है कैटालिटिक कन्वर्टर। नाम याद हुए कि नहीं हुए? पहला वाला क्या था, कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले वाला क्या पढ़ाया था मैंने? बताओ पहले वाला क्या था, जल्दी से नाम लिखो। हर चीज का क्यों थोड़ी ना करूँ, जल्दी से नाम लिखो। इससे पहले क्या पढ़ाया था? यस। इससे पहले क्या पढ़ाया था? इससे पहले क्या पढ़ाया था? यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। गुड वन, ये नाम याद होने चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फिर कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालाइटिक कन्वर्टर, कैटालाइटिक कन्वर्टर। तो ये चीज आपके पास होती है। उसके बाद आपने ये भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स के बारे में सुना होगा। तो भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स क्या होता है कि भाई अपनी गवर्नमेंट को एक बार पता चला कि यूरोप के अंदर ना यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, तो क्यों ना हम भी जो है इन्हीं के बेसिस के ऊपर हमारे भी भारत स्टेज के एमिशन स्टैंडर्ड्स जो हम लोग बना रहे हैं। तो हमारे पास BS1 था, 2 था, 3 था, 4 था, फिर हम सीधे छठे के ऊपर चले गए। तो सीधे छठे के ऊपर चले गए, सर पांच वाली गिनती कहाँ गई बेटा? पांच वाली गिनती को हमने खत्म कर दिया, बोला हम सीधा जंप मार के छठे के ऊपर जो हम लोग जाएंगे। फिर सभी को? यस। तो हम लोग यहाँ से सीधा का सीधा जो है आपके पास आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि BS6 जो है, इट विल ब्रिंग डाउन सल्फर कंटेंट बाई 5 टाइम्स, जो कि पहले BS4 के अंदर आपके पास था। क्लियर? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा ये। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो आप इस टेबल को देखो, जब हमारे पास BS3 4 था, ठीक है, एंड BS6 था, तो हमारे पास हर चीज के पेट्रोल एंड डीजल के एमिशन में कितना ज्यादा अंतर जो है आपके पास यहाँ पे आ चुका है। अगर आप पहले देखते हो तो जो NOx 9 0.15 निकलती थी, इसमें देखते हो तो 0.06 ही निकलती है। इसमें ये अगर 0.2 निकलता था तो ये 0.1। अब आप बोलोगे सर 0.2 और 0.1 में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता सर, 0.1 का ही होता है। बट बेटा आपको ये नहीं पता कि ये 0.1 के अंदर ना 50% रिडक्शन हो जाता है ना। 50% रिडक्शन हो जाता है, पहले जो निकल जाता है उसका जस्ट हाफ हो जाता है ये। अगर डीजल के अंदर आप देखते हो तो हाइड्रोकार्बन का तो दोनों में है ही नहीं, बट NOx जो पहले 0.5 निकलता था अब वो 0.06 हो चुका है। 0.06 आपके पास यहाँ पे हो चुका है।
HC हाइड्रोकार्बन प्लस NOx जो 0.56 से पहले है वो 0.17 हो चुके हैं। क्लियर? तो बहुत ज्यादा एमिशन के अंदर आपके पास यहाँ पे फर्क जो है वो आपके पास पड़ता है। नेक्स्ट इज नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020। यस। अब इसमें क्या हुआ कि सरकार ने देखा यहाँ पर कि भाई व्हीकल के थ्रू एमिशन बहुत हो रहा है। व्हीकल के थ्रू एमिशन हो रहा है, एमिशन की वजह से आपके पास पॉल्यूशन हो रहा है। तो बोला यार ये पॉल्यूशन इतना क्यों हो रहा है? बोले व्हीकल से एमिशन हो रहा है। तो बोले व्हीकल से एमिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि व्हीकल में पेट्रोल एंड डीजल यूज हो रहा है। अगर मैं पेट्रोल और डीजल को ही खत्म कर दूं व्हीकल में से, तो काहे का कार्बन एंड काहे का सल्फर, काहे का हाइड्रोकार्बन। सही है? समझे बात को कि नहीं समझे? यस। तो व्हीकल में से पेट्रोल और डीजल को कैसे खत्म कर सकते हो? अगर हम यहाँ से ईवी के ऊपर चले जाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर चले जाएं। यस, अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर चले जाएं, तो अब जो ये पॉलिसीज आप पढ़ोगे ना, ये किसके ऊपर सबसे पहले तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि किसके ऊपर आएगी। ये पॉलिसीज आपके पास आती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। बट क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही हम लेंगे, ऐसा पॉलिसी बनाई जा सकती है क्या? नहीं ना, थोड़ा सा हाइब्रिड तो रखना ही पड़ेगा। तो ये जो पॉलिसी आपके पास होती है किस लिए होती है? फॉर एक्विजिशन ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है, बस इतना पता चल जाए। वरना कोई इसको देखता ना, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, हाँ सर इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक, कोई इलेक्ट्रिसिटी ले लेता है इसको। क्लियर? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। अब देखो ये क्या है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपल समझो। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन है कि हमको ईवीज को ज्यादा से ज्यादा बेचना है, तो पहले ईवी अच्छी बनानी चाहिए। यस। तो ईवी अच्छी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? R&D करनी पड़ेगी भाई, रिसर्च करनी पड़ेगी ना उसके लिए। तो अगर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी तो रिसर्च को प्रमोट करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको खर्चा पड़ना पड़ेगा। पहला पॉइंट आपके पास ये आ गया। अब मान लो आपने बहुत सारी रिसर्च कर ली, बहुत अच्छा ईवी गाड़ी नहीं ले आए आप, बट क्या गाड़ी बेच दोगे क्या ऐसे? नहीं ना। हमने जब इकोनॉमी के अंदर मैंने आपको डिजिटल करेंसी के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया ना कि कोई भी सिस्टम अगर मार्केट में लाना है तो आपको उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है पूरा। यस। कि अगर डिजिटल करेंसी आप चाहते हो कि सब लोग डिजिटल मनी यूज करें, तो आपको फिर सब को बोलना पड़ेगा कि भाई कार्ड से के थ्रू पेमेंट करना है, तो उसके पास कार्ड की पीओएस मशीन भी तो होनी चाहिए सारे मर्चेंट के पास। यस। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि भाई अगर आपको इलेक्ट्रिक कारें बेचनी है तो फिर आपको चार्जिंग स्टेशन हर जगह लगाने पड़ेंगे पहले। यस। तो ये जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने में कौन मदद करेगा? गवर्नमेंट मदद करेगी। यस। सो प्रोमोटिंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी कहाँ आएगा? इसी मिशन के अंदर आपके पास आएगा। अब सरकार तो इतने सारे चार्जिंग स्टेशन लगाएगी नहीं। सरकार क्या करेगी? लोगों को प्रमोट करेगी कि भाई आप लगाओ। अब आप क्यों लगाओगे? ऐसे ही लगा दोगे क्या? नहीं ना। जब तक कि सरकार आपको सब्सिडी ना दे, जब तक कि सरकार आपको थोड़ा सा इंसेंटिवाइज ना कर दे, तो इसलिए वो पॉइंट भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इसमें। यस, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन याद रह जाएगा, समझ जाएंगे हम इसमें कि सर ऐसा कोई भी प्लान है तो 360 डिग्री से उसको कवर किया जाएगा। उसमें क्या क्या चीजें आएगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है, बट हम सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम उसको हाइब्रिड मोड में रखते हैं। तो हाइब्रिड पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोशन के लिए रखा गया है। इसमें क्या क्या चीजें होंगी? तो R&D को प्रमोट किया जाएगा, चार्जिंग स्टेशन के लिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बातें करी जाएगी। ठीक है, सप्लाई साइड इंसेंटिव्स वगैरह लगाई जाएंगी, भाई सप्लाई वगैरह भी आपके पास यहाँ पे बढ़े। तो यहीं से लेकर के जब आप देखते हो तो गवर्नमेंट ने फिर से आपके पास एक स्कीम जो है वो लॉन्च करी, जिसको बोलते हैं कि भैया ये फटाफट करो एक काम को। और इसलिए यहाँ पे लाया जाता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। और इसको क्या बोल दिया? FAM, फेम। क्या चीज है ये? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। हाइब्रिड इन ब्रैकेट ले रखा है, यानी मेन फोकस किसके ऊपर है? इलेक्ट्रिक के ऊपर। यस। तो फेम इंडिया अगर आपके पास आ जाए, फेम इंडिया 1 आया, फेम इंडिया 2 आया, है ना, फेम इंडिया 1 भी आया, सेकंड फेज भी आया इसका, तो ये किससे रिलेटेड है? समझ गए ना किससे रिलेटेड हो गए? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी से रिलेटेड है। तो फेम इंडिया में भी बातें किस चीज की करी जाएगी? बताओ, यही बातें होगी।
है ना, कि R&D को प्रमोट करो, बैटरी के लिए अच्छे अच्छे मटेरियल्स वगैरह आप ढूंढिए, है ना, चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, सब सब्सिडीज दो। यस, इसी तरीके की बातें होगी आपके पास यहाँ पे भी। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेम। फेम का नाम याद हो गया सभी को, क्या होता है ये? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ये सभी को। तो आपको ना न्यूज में इस तरीके की देखो चीजें दिख जाती है। अब मुझे बताओ, आज जब हमने इतना पढ़ लिया तो अब ये चीजें आपको करेगी क्या? अब जैसे ये फोटो दिखेगी ना, या ऐसा कोई भी आर्टिकल दिखेगा, आपकी आंखें खड़ी हो जाएगी कि हाँ, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। यस। तो अब दिख रहा है ना, अ बिग पुश टुवर्ड्स पीएम्स विजन ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन अंडर फेम स्कीम। सर ये कैसे आएगा? क्योंकि फेम स्कीम में हम ईवीज के थ्रू जाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन में जाएंगे ईवी के थ्रू, तो सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा? सस्टेनेबल मतलब क्लाइमेट चेंज में सस्टेनेबल गोल्स की बातें करी गई है ना। अरे हाँ सर, ये उस तरीके का सस्टेनेबल वाला वर्ड है। यस। तो आपके पास फेम फेज सेकंड आता है, बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, एंड बजटरी है ना सपोर्ट वगैरह आपके पास यहाँ पे दिया जाता है, एंड बहुत सारी चीजें आपके पास होती है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। बट अब आप कभी भी फेम को देखोगे, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, है ना। अब ये न्यूज़पेपर में आए तो कभी भी पढ़ना है। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे। यस, आप कभी भी न्यूज़पेपर में आए पढ़ोगे, तो आपको दिख जाता ना कि ईवी पुश, कैबिनेट अप्रूव रेज 10,900 crores फॉर न्यू स्कीम। सर विच न्यू स्कीम? द पीएम ई ड्राइव विल रिप्लेस फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज 2। फेम इंडिया फेज 2। यस। इसको कौन रिप्लेस कर रहा है? इट कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन इन यूपीएससी, क्योंकि ये न्यूज कहाँ की है? सितंबर 12 2024 की ही है। कौन रिप्लेस करेगा? ई ड्राइव। यस। ऐसे न्यूज को नेविगेट किया जाता है। अब जब कभी भी न्यूज देखोगे तो अच्छा ये क्या है, अच्छा यस फेम, यस दिस इज अ वर्ड फॉर यूपीएससी। क्लियर सभी को? यस। तो इतना सब कुछ पढ़ना होता है। एयर पॉल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी जितना पढ़ा इतना कितना एयर पॉल्यूशन और बाकी है। फिर एक बड़ा सा लेक्चर करेंगे हम एयर पॉल्यूशन के ऊपर, जिसमें हम एयर पॉल्यूशन को जो है वो पूरा खत्म करेंगे। क्लियर? तो इंटरेस्टिंग ना पॉल्यूशन, आई रीड दिस न्यूज बट नाउ एबल टू लिंक, गुड वन। उस टाइम आपने ऐसे ही सोच लिया होगा कि अरे कुछ नहीं है। अब पता चल रहा है कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। डन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच। मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर लेता हूँ। अच्छा, बजट से लिंक कर दिया इसको? क्यों? क्योंकि अरे कहीं पे भी पैसा दिख जाए तो उसको बजट से थोड़ी ना लिंक कर देंगे।